मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री अमृतलाल बिगड़ जी को उनके अध्यक्षीय भाषण के लिए। नमस्कार। जब सभी वक्ता बोल चुके होते हैं, जब सभी कहने लायक बातें कही जा चुकी होती हैं, तब अध्यक्ष से कहा जाता कि अब तुम बोलो। मैं सोचता हूँ अध्यक्ष की जरूरत ही क्या। पुराने जमाने में होता था यक्ष, आज के जमाने में होता है अध्यक्ष। न यक्ष कोई काम करता था, न अध्यक्ष के पास कोई काम करने को होता है। फिर भी अध्यक्ष होना जरूरी है। आपने देखा होगा जब कोई भवन बनता है तो एक काली हंडी उसके ऊपर टंगी रहती है। हंडी कुछ करती नहीं, सिर्फ टंगी रहती है, मगर उसका होना जरूरी है। वैसा ही अध्यक्ष का है। अध्यक्ष को कुछ नहीं करना है, मगर उसका होना जरूरी है। सज्जनों, जब रावण युद्ध समाप्त हुआ तो प्रभु श्री राम ने अपने कोषाध्यक्ष से कहा कि सभी योद्धाओं के यात्रा भत्ते चुका दिए जाएं ताकि वे अपने अपने घर जा सकें। सभी के टीए बिल पास हो गए, हनुमान का टीए बिल अटक गया। उसमें ये ऑडिट ऑब्जेक्शन आया कि ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हवाई जहाज में कैसे गया। अब हनुमान क्या करते, गए राम के पास, तो राम ने कहा देखो भाई, ये बाबुओं का मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम समझ लो। हनुमान समझ गए कि क्या समझना, 10% में सौदा तय हुआ। उसी बाबू ने लिखा, मौके पर कोई सक्षम अधिकारी उपस्थित नहीं था, जनहित में वहां तत्काल जाना जरूरी था, इसलिए हनुमान को जाना पड़ा और ये टीए बिल पास किया जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस गरिमामय आयोजन में मैं कैसे अध्यक्ष बन बैठा, मैं साहित्य का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। खुद मुझे भी इसका आश्चर्य है, और इसका एक ही कारण मेरी समझ में आता है, बुढ़ापा। बुढ़ापा भी कभी कभी बड़े काम आता है। यहाँ जितने साहित्यकार उपस्थित हैं, सब में बूढ़ा मैं ही हूँ, और वृद्धों के प्रति सम्मान दर्शाना हमारे देश की परंपरा रही है। बस इसी एक कारण से मैं आज का अध्यक्ष हूँ। दिल्ली का पाखी परिवार इस काम को बड़े ही सुंदर ढंग से अनेक वर्षों से करता आ रहा है। पूरा समाज उनका कृतज्ञ है। हम उनको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। कवि या लेखक भी प्रवक्ता होता है, लेकिन किसी एक दल का नहीं, किसी एक देश का नहीं, समस्त मानव जाति का प्रवक्ता होता है, समस्त मानव जाति का। अब रही ज्ञान जी की बात, तो आप जानते हैं भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, लेकिन धर्म चक्र प्रवर्तन अपना प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। ज्ञान जी को ज्ञान की प्राप्ति इलाहाबाद में हुई, लेकिन उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन हमारे जबलपुर से किया। पहल जैसी पत्रिका का प्रकाशन जबलपुर से किया। कैसी शानदार पत्रिका, 30 बरस अकेले निकाली, जिसने साहित्य जगत में अपना एक स्थान बनाया। मैं शेखर जी ने अभी जो कहा उसमें थोड़ी प्रूफ रीडिंग करना चाहता हूँ। शेखर जी ने कहा वो हमारे इलाहाबाद के हैं, नहीं, इलाहाबाद के थे, आज जबलपुर के हैं। और इसके लिए उनको कितना बलिदान देना पड़ा पहल के लिए, अपने लेखक का बलिदान। और मित्रों, ऐसी पत्रिका के लिए
ऐसे ही बड़े लेखक के बलिदान की जरूरत थी, वरना यह संभव नहीं था। अपने सृजन को पीछे छोड़ा और दूसरों के सृजन को आगे बढ़ाया, और हमें बेहद खुशी है कि वो फिर से शुरू हो रही है। हमको पहल की नई खेप का इंतजार रहेगा। मैं नमन करता हूँ शहर जबलपुर का, इस पवित्र भूमि का, नर्मदा के शहर का, ज्ञान रंजन जी के शहर का और अमृतलाल जी के शहर का, और आप सबका नमन करता हूँ। और अपने मित्र पाकी के संपादक प्रेम भारद्वाज से आग्रह करता हूँ कि आप मंच पर आएँ और धन्यवाद ज्ञापन दें। इसके पश्चात विवेचना रंगमंडल द्वारा ज्ञान रंजन लिखित कहानी फैंस के इधर उधर का नाट्य मंचन है। इस नाटक के निर्देशक हैं विवेक पांडे जी और विवेचना रंगमंडल के निर्देशक अरुण पांडे जी। नाटक के अभिनेता जी मनीष तिवारी हैं। मैं प्रेम भारद्वाज जी से आग्रह करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें बाकी परिवार की ओर से। सम्मानित मंच और मित्रों, हमने पहले तय किया था कि 8:30 बजे कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा और आधे घंटे का नाटक होगा। उस हिसाब से 40 मिनट ज़्यादा हो चुका है। और धन्यवाद ज्ञापन मेरे ख्याल में खलनायक की भूमिका होती है। सारा चीज़ जाने की प्रक्रिया में होते हैं और वो आदमी सामने प्रकट होता है, वो जल्दी जल्दी है। केवल 3 बात मैं कहूँगा। अभी जो अध्यक्षीय भाषण की तारीफ कर रहे थे अपूर्व जी, अभी हम बैठे थे नीचे, तो इतना लालित्यपूर्ण भाषण और बाकी नहीं सुनने को मिलता है। तो हमने आनंद लिया। रविभूषण जी बड़ी अच्छी बात कहे, बोले कि भैया ये हरिशंकर परसाई की नगरी है, ऐसी भाषा और ऐसी भाषण तो यहाँ सुनने को मिलेगी। दूसरी बात कि अभी चल रहा था मामला फैंस के इधर और उधर का, नाटक होने भी जा रहा है, उसी तरह का कुछ मामला चल रहा था। इलाहाबाद के ज्ञान जी हैं, अभी बताया शेखर जी ने, वो कहे कि नहीं जबलपुर के मित्रों एक साक्षात्कार है इस अंक में पाकी में, उसमें एक सवाल मैंने पूछा था क्योंकि मेरे भी दिमाग में दुविधा थी कि आखिर है कहाँ पे, ज़्यादा प्रिय कौन है। एक सवाल है कि इलाहाबाद ज़्यादा प्रिय है कि आपको जबलपुर। बहुत सोच समझ के ज्ञान जी ने जवाब दिया है प्रिय तो जबलपुर है, इलाहाबाद दूसरे नंबर पे है। ये आपके लिए गलत की बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे भी लगी कि जबलपुर में कुछ तो खास है जिसको आदमी कबूल करता है। एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि जो ज्ञान जी की कहानियाँ पढ़ते हुए मुझे लगा, उन्होंने 70 के दशक में कहानियाँ लिखी, लेकिन मुझे लगता है कि उन कहानियों की प्रासंगिकता आज ज़्यादा है और आने वाले समय में उसकी प्रासंगिकता और बढ़ेगी। क्योंकि जो भयावह समय है पहले तो कम था। जिस फैंस की इधर उधर की बात है, जो 2 क्लास है विषम का, उसमें कम रहा होगा, आज बहुत ज़्यादा है। घंटा बनने के लिए उसमें एक आध लोग तो चला भी आता है, आज बहुत लोग घंटा बनने को तैयार है। परिक्रमण उससे ज़्यादा आज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो भयावह समय है आने वाले समय में, उस दौर में आने वाले वक्त में ज्ञान जी की कहानियों की प्रासंगिकता बहुत बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा। एक अंतिम बात, एक ही विशेषांक निकालने के बहुत कठिन काम था, अपूर्व जी ने इसको कहा भी कई ढंग से, और मुझे लगता है कि मामला कुछ वैसा ही था। जो प्यार के बारे में शेर ने नृत्य की कहा कि आग का दरिया है और तैर के जाना है, तो मामला वही था, एक आग का दरिया था और तैर के जाना है, और तैर के आपको कैसे गुजरे हैं ये आपको अंक देखने मिलेगा। एक बार फिर से तमाम शेखर जोशी जी को, ज्ञान जी को, बेगर जी को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोगों को जो यहाँ आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, नखों में साहस बढ़ता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। तुर्कियां सिंधु में गोता खोल लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटाता है। मिलते ना सहज मोती पानी में, बहता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी
सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू। रूपांतरण नाट्य मंचन। मैं पुनः बताऊं, नाटक के निर्देशक हैं विवेचना रंगमंडल के विवेक पांडे, और इस प्रस्तुति में मैं आभार व्यक्त करूंगा विवेचना रंगमंडल के निर्देशक अरुण पांडे जी और उनके साथी मनीष तिवारी का। फेज के इधर और उधर। नमस्कार, ये आकाशवाणी है। मीडियम वेव 810 किलोहर्ट्ज यानी 1117 मीटर बैंड पर ये आकाशवाणी का इलाहाबाद केंद्र है। हमारे पड़ोस में अब मुखर्जी नहीं रहते, उनका तबादला हो गया है। और ये जो हमारे नए पड़ोसी आए हैं, ये हम लोगों से कोई वास्ता नहीं रखते। देखने में वो पंजाबी से लगते हैं, शायद पंजाबी ना भी। उनके बारे में कुछ ठीक ठीक तो नहीं कहा जा सकता। हालांकि जब से ये लोग आए हैं, उन्हें जानने की एक अजीब सी झुंझलाहट पैदा हो गई मेरे मन में। पता नहीं क्यों मुझसे कभी अनासक्त नहीं रहा जाता। यात्राओं में भी मैं अपने सह यात्रियों से कभी भी अपरिचित नहीं रहा। शायद ये स्वभाव है, लेकिन हमारे घर में कोई भी उन लोगों से अनासक्त नहीं है। हम लोग भी इज्जतदार लोग हैं। बेटी बहू का मामला है, सब जानना समझना पड़ता है, तो हम लोग हमेशा समझते रहते हैं, उत्सुक रहते हैं और नए पड़ोसी की गतिविधियों का इंप्रेशन बनाते रहते हैं। एक मिनट, बाबूजी, बाबूजी, ये अखबार। हालांकि मैं तो सपरिवार उन्हें अपने यहाँ बुलाना चाहता हूँ, उनके घर में आना जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी भावनाओं की संभावना भी उन्हें महसूस नहीं होती। शायद उनका जीवन सामान्य किस्म का नहीं है। वो अपने बरामदे के बाहर वाली कठोर भूमि के एक हिस्से पर कुर्सियां डाले काफी समय तक बैठे रहते हैं। रात में भी उनकी कुर्सियां वहीं पड़ी रहती हैं और वे लापरवाह भी हैं। लेकिन आज तक उनकी कुर्सियां कभी चोरी नहीं गई। हमारे घर के एक तरफ ये सरकारी दफ्तर है और ईंटों की ऊंची दीवार, पीछे 2 मंजिली इमारत के फ्लैट्स का पिछवाड़ा है और सामने मुख्य सड़क। इस कारण हमारे परिवार को दूसरे परिवार की प्रतिशत निकटता उपलब्ध नहीं है। हाँ, बड़े शहरों में दूसरों से ताल्लुक न रख अपने में ही जीने की जो विशेषता होती है ना, कुछ उन्हीं विशेषताओं और संस्कारों को लिए हुए हैं हमारे ये नए पड़ोसी। अच्छा,
वे लोग सुबह की चाय ले रहे हैं। पति पत्नी के अलावा एक लड़की है, शायद उनकी पुत्री होगी। ये 3 लोग ही अक्सर दिखाई देते हैं और चौथा कोई नहीं। यूं तो लड़की सुंदर नहीं है, लेकिन सलीके वाली होती है। थोड़ा मेकअप वगैरह करे तो सुंदर नहीं लगे। अच्छा, मैं क्या देखता हूं कि ये लड़की अक्सर और खूब हंसती है। इसके माता पिता भी हंसते रहते हैं। वे सब हमेशा खुश नजर आते हैं। इनके पास ऐसी कैसी बातें हैं जो ये लोग हमेशा हंसते रहते हैं, खुश नजर आते हैं? क्या इनके पास हंसते रहने के लिए ढेर सारी सुखद परिस्थितियां हैं? क्या ये जीवन की वास्तविक और कठिन परिस्थितियों से गाफिल है? मुझे तो आश्चर्य होता है। मैं अपने घर और पड़ोसी परिवार की तुलना करने लगता हूँ। अरे, वे लोग तो जोर जोर से हंस रहे हैं। उनकी हंसी रुक ही नहीं पा रही है। लड़की तो कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई है और छलकने के डर से उसने अपना चाय का प्याला जल्दी से अपनी मां के हाथ में थमा दिया है। शायद चुटकुले जैसी कोई बात होगी, चुटकुला ही होगा जिसने उनके अंदर हंसी का विस्फोट कर दिया। लड़की सीधे नहीं खड़ी है, हंसी से दोहरी हुई जा रही है। लड़की हंसने से विवश हो गई है। उसे सुध ही नहीं कि उसका दुपट्टा अब सिर्फ एक ही कंधे पर रह गया है। उसकी छातियों में मुक्त और अबोध हरकत दिखती है। बस बस, बहुत हुआ। कम से कम उस लड़की की मां को तो उसकी इस बेसुधी पर झलकना चाहिए। पता नहीं कैसी मां है, उसे बुरा भी नहीं लगता। शायद मेरे अलावा उनमें से किसी का भी ध्यान उस ओर नहीं। दीवाना तक भूल कोई हमसे ना हो जाए, रूप तेरा मस्ताना मेरे दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए। मैं प्रतिदिन किंचित मजबूर हो जाता हूं। मुझे अपने नए पड़ोसी के प्रति मन में एक विवश खिंचाव बढ़ता सा महसूस होता है। मैं ही तो, मेरी बहन पप्पी भी अक्सर कौतूहल से भरी उस लड़की के कुर्ते और कपड़ों की तारीफ करती रहती है। और हमारी भाभी, वो तो रसोई में खाना बनाते समय बार बार उन्हीं के घर की ओर ताकती झांकती रहती है। और हमारी दादी को तो ये तक मालूम रहता है कि कब उनके यहाँ लौकी खरीदी गई, भिंडी खरीदी गई, सिंघाड़ा आया, कब उनके यहाँ चूल्हा जला। इसके बावजूद वो लोग हम लोगों में रत्ती भर भी रुचि नहीं लेते। वो लड़की कभी हमारी तरफ नहीं देखती, उसके माता पिता भी नहीं देखते। अच्छा, ऐसा भी नहीं लगता कि उनका हमारी तरफ ना देखना सप्रयास है। और बातचीत की स्थिति वो तो सुदूर और अकल्पनीय है। हो सकता है उन्हें अपने संसार में हमारे प्रवेश की दरकार न हो, मुमकिन है वो हम लोगों को नीचा समझते हो, या फिर यह भी हो सकता है कि हमारी निकटता से उन्हें किसी तरह की अशांति का भय या संदेह हो। जो भी हो, यहां से कुछ दिखाई तो नहीं देता। लेकिन उस लड़की के माता पिता की आंखों में अपनी घर की छाती पर खड़े एक
जवान युवक को देखकर, यानी मुझे देखकर, उनके मन में अपनी लड़की के प्रति वैसा भय नहीं रहता जैसा मेरे दोस्तों को देखकर मेरे पिता की आंखों में रहता है पप्पी के प्रति। प्रधानमंत्री ने कहा है सभी राज्यों को आंतरिक सुरक्षा के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश के कई शहरों में शुक्रवार को हिंसा भड़काने की कोशिशें की गई। दंगों का विरोध करने के लिए लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर में जुलूस निकाले गए। कई दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। रेडियो धीमा कर दीजिए। आगजनी के साथ पत्थरबाजी भी की। इसमें कई पुलिस वाले घायल हुए। भाभी में हालात बिगड़ने के बाद उनके यहाँ कभी रेडियो नहीं बजता है। और हमारे घर में अक्सर जोर जोर से बजता है। उनके घर के सामने छूछी